नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जयपुर राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मेम साहब, दरवाजा खोलिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। नौकरानी टीला ने शुभांगना के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा। कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो टीला ने दोबारा दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मेम साहब, सुबह के 6 बज गए हैं, दरवाजा खोलिए। इस बार भी ना तो दरवाजा खुला और ना ही कमरे के अंदर से हलचल की कोई आवाज आई। चिंतित होकर टीला सोचने लगी कि मेम साहब आज उठ क्यों नहीं रही है। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। उसने कमरे के अंदर जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में शुभांगना मृत पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर में होश ठिकाने आए तो उसने चाय की ट्रे मेज पर रखी और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए पहली मंजिल पर पहुंचकर अपने कमरे में सो रहे शुभांगना के 15-16 साल के बेटे मिहिर को झिझोड़कर जगाया। मिहिर आंखें मलते हुए उठा तो घबराई हुई टीला ने कहा, बेटा, मेम साहब को पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने कमरे में मृत पड़ी है। टीला की बात सुनकर मिहिर चौंका। वो तेजी से कमरे से निकला और घर में लगी लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर मम्मी के कमरे में पहुंचा। टीला भी उसके साथ थी। मिहिर ने कमरे में मम्मी को मृत पड़े देखा तो उसकी समझ में नहीं आया। उसने मम्मी मम्मी 2-3 बार आवाज लगाई। मम्मी जीवित होती तब तो जवाब देती। मिहिर रोने लगा। उसे रोता देखकर टीला भी रोने लगी। उसने रोते रोते ही कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं पापा और नाना जी को फोन करता हूँ, रोते हुए मिहिर ने कहा। इसके बाद मिहिर ने रोते रोते नाना जी प्रेम सुराणा और पापा राजकुमार सालवानी को फोन करके बताया कि मम्मी अपने कमरे में मृत पड़ी है। घर में कोई बड़ा और समझदार आदमी नहीं था। मिहिर अभी छोटा था और टीला नौकरानी। उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो दोनों प्रेम सुराणा और राजकुमार के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में प्रेम सुराणा बेटी शुभांगना के बंगले पर पहुंच गए। वो लिफ्ट से सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित शुभांगना के कमरे में पहुंचे। नाना को देखकर मिहिर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोते हुए बोला, नाना जी, मम्मी को क्या हो गया है। बेटी को इस हालत में देखकर प्रेम सुराणा को जैसे लकवा मार गया। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उनकी आंखें पथरा सी गई। पल दो पल बाद वो थोड़ा संयमित हुए तो उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। ये कैसे और क्या हो गया, ये सब सोचने और समझने का समय प्रेम सुराणा के पास नहीं था। शुभांगना ने जीन्स और टॉप पहन रखी थी, साथ ही वो पूरे गहने भी पहने हुई थी। उन्होंने शुभांगना की नब्ज टटोली तो वो शांत थी, लेकिन वो पिता थे इसलिए उनका मन नहीं माना और वो उसे सवाई मानसिंह अस्पताल ले गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद शुभांगना को मृत घोषित कर दिया। प्रेम सुराणा फपक कर रोने लगे। शुभांगना की मौत स्वाभाविक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। ये बात 26 अगस्त 2017 की सुबह की है। शुभांगना गोखले मार्ग जयपुर की पॉस कॉलोनी सी स्कीम में बने अपने बंगले में रहती थी। वो राजस्थान के प्रतिष्ठित दीपशिखा एजुकेशन इंस्टीट्यूट समूह के मालिक प्रेम सुराणा की बेटी थी। वो खुद जसोदा देवी कॉलेज की चेयरपर्सन भी थी। सुराणा की सूचना पर थाना अशोकनगर के एसआई कृष्ण कुमार अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस ने शुभांगना के कमरे की जांच पड़ताल की और वहां से सबूत जुटाए। पुलिस सवाई मानसिंह अस्पताल भी गई, जहां शुभांगना के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिया गया। शुभांगना की मौत जयपुर के अमीर घरानों में चर्चा का विषय बन गई। इसकी वजह ये थी कि वो 150-200 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी। ऐसे में उसकी इस तरह हुई मौत पर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर शुभांगना ने ऐसा क्यों किया। प्रेम सुराणा की बेटी शुभांगना शादी से पहले अपना नाम रुचिरा सुराणा लिखती थी। सुराणा परिवार जयपुर की पॉस कॉलोनी बनी पार्क में रहता था। रुचिरा तब 16-17 साल की थी जब उसे फिल्में देखने और गाने सुनने का शौक लगा। राजकुमार सावलानी बनी पार्क की सिंधी कॉलोनी में वीडियो लाइब्रेरी चलाता था। वो उस समय की बात है जब फिल्में या तो थिएटर में या वीसीआर द्वारा देखी जाती थी। रुचिरा वीडियो कैसेट लेने अक्सर राजकुमार की वीडियो लाइब्रेरी जाती रहती थी। धीरे धीरे रुचिरा का राजकुमार के यहाँ आना जाना बढ़ता गया। राजकुमार भी उस समय 18-19 साल का था।
जवानी की दहलीज पर खड़ी रुचिरा की उम्र नाजुक दौर से गुजर रही थी। ऐसे में कब वो पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर फिसल गई, किसी को पता नहीं लगा। कहा जाता है कि 9वीं तक पढ़ा राजकुमार वीडियो लाइब्रेरी चलाने से पहले अंडे का ठेला लगाता था, लेकिन अपने नाम के अनुसार वो खूबसूरत था। शायद यही वजह थी कि उम्र के नाजुक दौर से गुजर रही रुचिरा उसके आकर्षण में खिंचती चली गई। रुचिरा नाबालिग थी, लेकिन राजकुमार बालिग था। रुचिरा पैसे वाले बाप की बेटी थी, इसलिए राजकुमार उससे प्रेम की पींगे बढ़ाता गया। उसके प्यार में पड़ी रुचिरा ने ना कभी भला बुरा सोचा और ना कभी ऊंच नीच। कहा जाता है कि राजकुमार ने रुचिरा को मानसिक रूप से इतना इमोशनल बना दिया था कि वो उसके कहने पर अपना सब कुछ गंवाने को तैयार थी। लेकिन सारे बंधन तोड़कर रुचिरा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सन 1997 में दिल्ली जाकर आर्य समाज मंदिर में राजकुमार से शादी कर ली। शादी के बाद उसने अपना नाम बदलकर शुभांगना सावलानी रख लिया। शुभांगना ने भले ही घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी जाति के अपनी हैसियत से कम वाले राजकुमार से शादी कर ली थी, लेकिन पिता प्रेम सुराणा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उससे पहले की तरह ही लाड़ प्यार करते रहे। शुभांगना पढ़ी लिखी थी, उसे पिता के व्यवसाय की भी अच्छी समझ थी, इसलिए राजकुमार से शादी के बाद उसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाया। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। इस बीच राजकुमार और शुभांगना के 2 बच्चे हुए। पहली बेटी वृद्धि, उसके बाद बेटा मिहिर। पैसा आया तो राजकुमार ने अपने छोटे मोटे धंधे छोड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। अब उसकी गिनती बड़े बिजनेसमैनों में से होने लगी। प्रेम सुराणा ने शुभांगना को जयपुर के गोखले मार्ग की पॉश कॉलोनी की सी स्कीम में एक बंगला गिफ्ट कर दिया। शुभांगना और राजकुमार बच्चों के साथ उसी बंगले में रहते थे। बाद में राजकुमार और शुभांगना ने अन्य व्यवसाय के साथ जैसलमेर में एक रिसोर्ट भी शुरू किया, लेकिन फिलहाल वो घाटे में चल रहा है। शुभांगना और राजकुमार के जसोदा देवी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स के तहत जयपुर में 4 पॉलिटेक्निक, 1 बीएड, 1 आईटीआई, 1 बीबीए, बीसीए और पीसीडीसीए कॉलेज चल रहे हैं। इनके अलावा उन्होंने कई बेशकीमती फ्लैट और चल अचल संपत्तियां भी खरीदी। राजकुमार और शुभांगना की गिनती जयपुर के धनवान लोगों में होने लगी थी। शुभांगना तो बचपन से ही अमीर घर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे घूमने फिरने, पार्टियों में जाने इत्यादि का शौक था। पैसा आया तो शुभांगना अपने शौक पूरे करने लगी। हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने वाली शुभांगना जयपुर में पेज 3 का जाना माना चेहरा और सोशलाइट थी। रोजाना लाखों रुपए में खेलने वाले राजकुमार को भी महंगे शौक लग गए थे। राजकुमार और शुभांगना की गृहस्थी बढ़िया चल रही थी। सन 2014 में दोनों गोवा घूमने गए। वहीं किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहली बार विवाद हुआ। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ गया था। शुभांगना ने राजकुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की। इसके बाद शुभांगना ने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया था। 8 महीने पहले शुभांगना ने पिता द्वारा गिफ्ट किए गए बंगले पर और सीतापुरा स्थित कॉलेज में राजकुमार के आने पर रोक लगा दी। इसके बाद वो बंगले में बेटे मिहिर और नौकरानी टीला के साथ रहने लगी। गोखले मार्ग पर बने जिस बंगले में शुभांगना रहती थी वो 4 मंजिला है। इस बंगले में 3 ही लोग रहते थे। कोई मेहमान आता था तो वो भूतल पर ठहरता था। पहली मंजिल पर मिहिर रहता था, दूसरी मंजिल पर शुभांगना। नौकरानी टीला को रहने के लिए बंगले की तीसरी मंजिल पर जगह दी गई थी। बंगले के अंदर ही ऊपर नीचे आने जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। शुभांगना की बेटी वृद्धि मुंबई में पढ़ रही थी, जबकि बेटा मिहिर माँ के साथ रहते हुए जयपुर में ही निजी स्कूल में पढ़ता था। शुभांगना की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, इसलिए शुभांगना के पिता ने उसके पति राजकुमार पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना अशोकनगर पुलिस को एक तहरीर दी। पुलिस ने प्रेम सुराणा की तहरीर पर राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शुभांगना की मौत पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 25 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे और 26 अगस्त की सुबह 4 बजे आधे घंटे तक उसकी राजकुमार से मोबाइल फोन पर बात हुई थी, जबकि दोनों के बीच बातचीत बंद थी और तलाक का मुकदमा चल रहा था। घर वालों का कहना है कि शुभांगना ने अचानक राजकुमार से बात क्यों की। आरोप है कि किसी अन्य व्यक्ति ने शुभांगना के मोबाइल से राजकुमार का नंबर लगाया। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उसका मृत शरीर मिला था तो उसने पार्टी वेयर और गहने क्यों पहन रखे थे, जबकि शाम को कॉलेज से घर आते ही वो सामान्य कपड़े पहन लेती थी। शुभांगना ने सीतापुर स्थित कॉलेज और बंगले पर राजकुमार के आने पर रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद घटना से पहले 1 सप्ताह में वो 2 बार कॉलेज गया। उसकी 25 अगस्त की रात 10:06 पर कॉलेज आने और 26 अगस्त की सुबह 7:02 पर जाने की एंट्री दर्ज है।
इससे पहले राजकुमार 22 अगस्त को भी कॉलेज गया था। सवाल उठ रहा है कि घटना की रात राजकुमार कॉलेज क्यों गया था। ये हाई प्रोफाइल मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। पुलिस ने शुभांगना का मोबाइल फोन और डायरी जब्त कर ली। टीला के अनुसार 25 अगस्त की रात खाना खाकर शुभांगना सो गई थी। 26 अगस्त की सुबह जब वो मेम साहब के लिए चाय लेकर गई तो वो अपने कमरे पर मृत पड़ी मिली थी। शुभांगना के पड़ोसियों और कॉलेज स्टाफ से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी। शुभांगना के घर के आसपास लगे कैमरों में 25 अगस्त की रात उसके घर कोई आदमी आता दिखाई नहीं दिया था। शुभांगना के अपने बंगले पर 2 गार्ड भी रहते थे। पुलिस को उनसे भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने 1 सितंबर को राजकुमार को थाने बुलाकर सुबह से रात तक कई दौर में पूछताछ की। वकील की मौजूदगी में हुई इस पूछताछ में राजकुमार ने पुलिस को बताया कि वो इसी साल जुलाई में शुभांगना से उसका दोबारा संपर्क हुआ था। राजकुमार के जानकारों का कहना है कि कॉलेज राजकुमार संभालता था। उसके कॉलेज में जाने से रोक लगाने के बाद कॉलेज की स्थिति बिगड़ने लगी थी। तब जुलाई में शुभांगना ने उसे फोन किया था। इसके बाद भी उसने कई बार संपर्क किया। इस बार कॉलेज में उम्मीद के मुताबिक बच्चों के प्रवेश नहीं हुए थे। इसकी वजह से भी वो मानसिक रूप से परेशान थी। राजकुमार ने शुभांगना को समझाया भी था। पुलिस को यह भी पता चला कि घटना से 5-6 दिन पहले शुभांगना ने अपने जेठ और सास को फोन करके घर बुलाया था। माँ और भाई ने राजकुमार को भी वहां बुलाया था, लेकिन वो नहीं आया। बाद में शुभांगना उसे अपनी गाड़ी से लेकर आई थी। उस समय शुभांगना ने राजकुमार से कहा था कि पापा को उसके यहाँ आने का पता नहीं चलना चाहिए। शुभांगना का जयपुर के मनोचिकित्सक से इलाज चलने की बात भी कही जा रही थी। दूसरी ओर प्रेम सुराणा और शुभांगना के वकील अनिल शर्मा ने राजकुमार और उसके घर वालों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। प्रेम सुराणा का कहना है कि राजकुमार के कई लड़कियों, महिला कर्मचारियों और नौकरानी से संबंध थे। शुभांगना को जब इन बातों का पता चला तो उसने राजकुमार को टोका। तब शराब के नशे में वो शुभांगना से मारपीट करने लगा। उसने कॉलेज में भी लाखों रुपए का घोटाला किया था। वो शुभांगना की जासूसी भी कराता था। उन्होंने राजकुमार पर शुभांगना की हत्या का शक जताते हुए पुलिस अधिकारियों को कुछ सबूत भी दिए। इनमें मौत से पहले शुभांगना की ओर से अपने वकील को भेजे गए ईमेल और व्हाट्सएप पर राजकुमार से हुई बातचीत के अंश थे। प्रेम सुराणा का कहना है कि पुलिस इस मामले में ढंग से जांच नहीं कर रही है। शुभांगना की मौत के मामले में 6 सितंबर को वो समाज के कुछ लोगों को लेकर जयपुर में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया से मिले थे। तब गृह मंत्री ने उन्हें न्याय दिलाने की बात कही थी। शुभांगना के वकील अनिल शर्मा का कहना है कि 25 अगस्त की रात को राजकुमार सीतापुर स्थित कॉलेज गया था। उसने कॉलेज में रुकने के लिए शुभांगना को फोन किया था। कॉलेज में लगी सीसीटीवी कैमरों में राजकुमार के आने की फुटेज थी, जो बाद में नष्ट कर दी गई। उनका यह भी कहना है कि राजकुमार ने शुभांगना के मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर दिया था, जिससे जब वो मोबाइल पर किसी से बात करती थी तो वो राजकुमार तक पहुंच जाती थी। वो जब भी कॉलेज जाता था तब वहाँ आया कैश ले जाता था। शुभांगना के फर्जी हस्ताक्षर करके उसने कई जगहों से कर्ज भी लिया था। कुछ दिनों पहले उसने 90 लाख रुपए का एक फ्लैट बेचा था। जब वो शुभांगना के साथ रहता था तब उसे काफी परेशान करता था। कई दिनों के लिए उसे कमरे में बंद कर देता था और उसे खाना भी नहीं देता था। मायके वालों से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी उसने। शुभांगना ने ये सारी बातें अपने वकील प्रदीप शर्मा को ईमेल और व्हाट्सएप पर लिखकर भेजी थी। दूसरी ओर राजकुमार का कहना है कि शुभांगना ने 23 अगस्त को उसे घर पर बुलाया था। जब वो नहीं गया तो वो उसे खुद लेने आ गई। घर ले जाकर उसने नाश्ता कराया था और एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। नंबर लेकर फोन चालू किया जिस पर शुभांगना के मैसेज और फोन आए थे। 25 अगस्त को जब शुभांगना के माता पिता को पता चला कि वो मुझसे बात कर रही है तो उन्होंने उसे काफी डांटा फटकारा। शुभांगना पहले से ही मानसिक रूप से परेशान थी। वो दबाव में आ गई। 26 अगस्त की सुबह 3:41 पर मेरे मोबाइल पर उसका मैसेज आया। मैसेज में उसने कहा था कि मुझे माफ कर दो और कॉलेज और रिसोर्ट तुम चलाओ। इसके बाद 4 बजे उसका फोन आया तो उसने 32 मिनट तक मुझसे बात की। वो यही कहती रही कि मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया राजू, हम दोनों साथ रहना चाहते थे लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाहते कि हम साथ रहे। इस वजह से मैं परेशान हूँ। अब मुझसे काम भी नहीं संभल रहा है। मैंने कहा कि इस बारे में सुबह बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सुबह बेटे ने फोन करके बुलाया तब पता चला कि शुभांगना की मौत हो गई है। राजकुमार ने शुभांगना की मौत के लिए प्रेम सुराणा और उनके घर वालों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मैंने लव मैरिज की थी। ये बात प्रेम सुराणा कभी नहीं भुला पाए, इसलिए मुझे शुभांगना की मौत के मामले में फंसाना चाहते हैं।
शुभांगना की मौत की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 सितंबर को थाना अशोकनगर के थाना प्रभारी बालाराम को जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने लाइन जाहिर कर दिया था। इसके बाद उन्हें जयपुर रेंज में लगा दिया गया। अब उन्हें थाना प्रभारी न लगाकर नॉन फील्ड में रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन पर आरोप लगा है कि वो शुभांगना की मौत के मामले में न तो घटना स्थल पर गए और न ही उन्होंने एफएसएल की टीम बुलाई। उन्होंने घटना स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी नहीं कराई। शव का पोस्टमार्टम भी मेडिकल बोर्ड से नहीं कराया था। ये हाई प्रोफाइल मामला एक मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस शुभांगना की मौत का रहस्य पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई थी। डीसीपी योगेश के नेतृत्व में जांच चल रही है। बहरहाल अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून उसे अवश्य सजा देगा, लेकिन रिद्धि और मिहिर को अब माँ का प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। शुभांगना भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आंखें इस दुनिया को देख रही है, क्योंकि पति राजकुमार और पिता प्रेम सुराणा ने उसकी आंखें दान कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।